हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आईएएस देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम लोग यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो काइंडली शेयर देवघर आईएएस एकेडमी दी आईएएस को आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए यहाँ हम लोग चलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज विच इज इन न्यूज, दैट इज भारत सेवा केंद्र। ओके, द सेकेंड वन इज इमरजेंस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट्स डिटेक्टेड इन इंडिया एंड द थर्ड वन इज चरक एंड सुश्रुत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग हमारे जो है here you can see that here three important topics, that is Bharat Seva Kendra, why this is in news. The second one is emergence of new COVID variants in India, that is almost detected in India, और क्यों अभी क्या चल रहा है इसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें। एंड द थर्ड वन इज that is about चरक एंड सुश्रुत, that was also in news. so क्या है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत सेवा केंद्र के बारे में। सी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भारत सेवा केंद्र क्यों ये महत्वपूर्ण है एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज। सो यहाँ इसके बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दैट द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वन सेकेंड, The Chamber of Commerce and Industry of India recently said Bharat Seva Kendra, and it means the BRK, is helping to bridge the urban and rural divide by bringing essential services at the doorstep of every citizens. ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसको हम लोग CCI इंडिया ने हाल ही में ये कहा है कि भारत सेवा केंद्र के प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाकर हमने शहरी और ग्रामीण अंतर को पाटने में मदद कर रहा है। सो इट मीन्स कि इफ दिस इज ए न्यूज भारत सेवा केंद्र, और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इट मीन CCI ने जैसा कि कहा कि BRK जो है दैट इट्स रियली हेल्पफुल, ये काफी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। विशेषकर जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक जो आवश्यक यानी कि जो एसेंशियल जो सेवाएं हैं उसे ये क्या कर रहा है पहुंचाने में, या फिर कह सकते हैं कि एक ब्रिज, एक सेतु का BRK। तो आइए देखते हैं भारत सेवा केंद्र के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है विच इज रिगार्डिंग टू द भारत सेवा केंद्र। यहाँ देख सकते हैं इट इज अ नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ऑफ इंडिया। यह भारत के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इट मीन्स अगर हम लोग ये बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है ये नेशन वाइड इनिशिएटिव लिया गया है एंड विच इज स्टार्टेड बाय द CCI। ओके, अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत सेवा केंद्र, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो बेसिकली इट इज एम्ड at providing various government services and benefits to villages in India। यानी इसका उद्देश्य जो है ये भारत में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और लाभ क्या करना है, प्रदान करना है। अब आते हैं यहाँ पे कि these centers serves as a one-stop solution for accessing government schemes, services and information in rural areas। ये जो केंद्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सी यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर ये कहा जाए कि वन स्टॉप क्या होता है ना, वन स्टॉप का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन स्टॉप। तो हियर यहाँ मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपसे ये कहा जैसे भारत सेवा केंद्र के बारे में बात हो रही है, भारत सेवा केंद्र, ओके, और हमने क्या देखा है, सो नाउ दिस बिकेम द वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत सेवा केंद्र जो है वो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो भारत में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं, इट मीन्स कि ये क्या है, आपको डिफरेंट जो है स्कीम्स आप कह सकते हैं, डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट गवर्नमेंट प्लान्स, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उसके एग्जीक्यूशन में क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है, सरकारी योजनाएं, ठीक है ना, उसमें ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये इन सब के लिए क्या है, दिस बिकेम द वन स्टॉप सॉल्यूशन।
और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विशेषकर योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम कर रहे हैं। इट मींस दिस सेंटर सर्व एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एक्सेसिंग गवर्नमेंट स्कीम, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, स्कीम्स, जो योजनाएं चल रही हैं, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं, कौन कौन सी सूचनाएं दी जा रही हैं, ओके। सो यू कैन सी कि भारत सेवा केंद्र जो है, इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि दैट ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग, इट वाज स्टार्टेड बाय सीसीआई, ओके। तो सीसीआई के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि ये स्टार्ट किया गया, और ये अभी के समय पर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर उभर के सामने आया है। इसमें और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात आइए देखते हैं अबाउट द भारत सेवा केंद्र के बारे में, कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संदर्भ में। आइए देखते हैं। ये जो है डिजाइन्ड एज अ ग्रास रूट्स मूवमेंट, बीएसके इज बैक्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ 2.5 लाख सरपंचेज एंड 6.5 लाख बीएसके सारथीज। यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बीएसके यानी भारत सेवा केंद्र जो है, इसमें लगभग 2.5 लाख सरपंचों और लगभग 6.5 लाख जो है हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बीएसके सारथियों के नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। यानी कि ग्रास रूट लेवल से हम क्या देख रहे हैं कि इट इज हाईली कनेक्टेड विद द ग्रास रूट लेवल, यू कैन से। अब आते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, यानी दीज इंडिविजुअल्स विल एक्ट एज ऑन ग्राउंड फैसिलिटेटर्स लिंकिंग रूरल सिटीजन्स डायरेक्टली विथ वेलफेयर स्कीम्स related to financial aid, healthcare, education, employment, digital empowerment and agriculture। यानी इनके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, तो ये बेसिकली जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं प्रदान करने वाले जो के रूप में ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ओके। अब इनमें जैसे कि ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सशक्तिकरण और कृषि से संबंधित जो वेलफेयर योजनाएं हैं, उन सब के बारे में ये क्या करेंगे, उससे इसको सीधे यानी इसको डायरेक्टली ये क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि एट द कोर ऑफ द इनिशिएटिव इज द गोल ऑफ कटिंग डाउन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बाय ऑफरिंग अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देखिए, खास तौर से अगर आप देखेंगे कि ऐसा एक ये रहता है कि कई बार जो सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें कई बार हम क्या देखते हैं कि उसमें विलंब हो जाता है, एंड यू कैन सी कि समहाउ कहीं ना कहीं से उसे बेनिफिशियरी को एट द मोमेंट और एट द टाइम जो है यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। सो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, ये उसको क्या कर रहा है, एक तरह से ठीक करने की कोशिश या प्रयास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एकल खिड़की के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, वो सारी सुविधाएं यानी जितने भी कार्यक्रम हैं सरकार के चलाए जा रहे हैं, दैट्स ऑल ऑन द वन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। तो ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके संदर्भ में इसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, चूंकि हम लोग क्या है, नाउ वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल एरा है ना, हम डिजिटलाइजेशन के युग में हैं। सो अ की फीचर ऑफ बीएसके इज इट्स एम्फसाइजेस ऑन डिजिटल इंक्लूजन। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो बेसिकली जो भारत सेवा केंद्र है, इसका एक महत्वपूर्ण जो फोकस आप कह सकते हैं वो ये है कि ये आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये केंद्र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसमें ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी के साथ साथ बातचीत करने, ई गवर्नेंस सेवाओं का निर्बाध लाभ उठाने में मदद मिलती है। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि स्पेशली इन द रूरल एरियाज में ये क्या होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकेंगे, ये डिजिटल रूप से, जिसको हम लोग साक्षर कहते हैं, ये साक्षर होंगे, और इससे इनकी कंडीशन जो है वो और बेहतर होने की संभावना प्रबल होगी। सो बेसिकली इक्विप्ड विद द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, these centers offer digital literacy programs enabling villagers to interact with the technology and avail themselves of e-governance है ना services seamlessly। तो e-governance के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, है ना, ये कोशिश की जा रही है कि दैट उनको डिजिटल रूप में क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए, उन्हें डिजिटली साक्षर किया जाए। तो ये क्या है यहाँ पर, दिस वन इज द ऑल्सो अल्टीमेट गोल ऑफ भारत सेवा केंद्र के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं, ओके। अब देखिए, इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे
Yes, now some more important information about the by working closely with both central and state governments, Bharat Seva Kendra aims to streamline services delivery and eliminate the barriers that often prevent rural citizens from benefiting from welfare scheme. यानी विशेषकर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करते हुए बीएसके का लक्ष्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना, यानी हम जितना ज्यादा जो सर्विसेज है उसको हम जितना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो उसे ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर से जो बहुत सारे ऐसे बाधाएं होती हैं, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है जो बाधाएं हैं उनको दूर करना, ताकि स्पेशली जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, है ना, जो ग्रामीण जो लोग हैं यहाँ पर ग्रामीण इससे क्षेत्र से जुड़े हुए, तो खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सशक्त करना है। सो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ और ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत सेवा केंद्र, यू कैन से। तो मेनली ये है कि इन तक वेलफेयर स्कीम्स जो है वो ऑन टाइम पहुंच सके, ठीक है ना, ऑन टाइम इसकी डिलीवरी हो सके, और जितने भी स्पेशली जो रूरल्स हैं, है ना, दे बिकेम डिजिटली, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साउंड हो जाए, बिकॉज अगर ये डिजिटली साउंड होंगे तो ये फिर बहुत सारे कार्यक्रम तक सरकार तक इनकी पहुंच जो है हो पाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ प्रोग्राम्स जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑन डिजिटल मोड हमें एवरीथिंग जो है वो ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। हाँ, बशर्ते कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए दैट हाउ टू टैकल, हम इसको कैसे टैकल करें। तो इसमें यही है कि इसके माध्यम से क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें ये है इसका, यानी जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं ताकि रूरल एरियाज में खास तौर से इनको कनेक्ट किया जा सके। अब आते हैं यहाँ पे, चूंकि आपने देखा कि ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है किसके द्वारा, सीसीआई के द्वारा, इट मींस द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लें दैट व्हाट इज दैट, है क्या सीसीआई के बारे में। दैट सीसीआई इंडिया is a national level autonomous business organization with clear objectives for the business expansion through policy advocacy, business matchmaking and making the environment conducive for the जो है यहाँ पर हम conducive for the investor. It is the voice of India's business and industry. देखिए, सीसीआई के बारे में आप एक चीज समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर का क्या है, ये स्वायत्त व्यवसाय संगठन है, और इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है, उद्देश्य है, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उसकी वकालत करना है, उसके यानी उसके बारे में मुखर रहना, व्यवसाय मिलान, निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार करना। इट मीन्स ये भारत के व्यापार और उद्योग की आवाज है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बोला जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो व्हाट इज द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। सो यू कैन सी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सीसीआई के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, दैट from influencing, yani CCI influencing policy to encouraging debate, engaging with policy makers and civil society. So CCI, we can say that also articulates in the views and concern of the industry also. And one more thing, that it serves its members from the Indian private and public corporate sectors and multinational companies also. So however, we can say that drawing its strength and diverse regional chambers of commerce and industry across states also. यानी ये भारतीय निजी और सार्वजनिक जो भी कॉर्पोरेट क्षेत्र हैं और खासतौर से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हो गई, उनके मतलब कंपनियों के अपने सदस्यों की सेवा करता है और राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों से अपनी ताकत प्राप्त करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका रोल खासतौर से अभी मैंने कहा यहाँ पे कि ये भारत में स्पेशली दिस इज द वॉइस ऑफ बिजनेस, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों के एंड इंडस्ट्री, जो हमारे उद्योग और बिजनेस है, ये उसकी आवाज है। तो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट द सीसीआई। तो ये ध्यान रखना है, भारत सेवा केंद्र के बारे में अगर आपसे बोला जाए तो भारत सेवा केंद्र का आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है बीएसके का, बिकॉज ये अभी के टाइम पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम्स आप देख रहे हैं उसको एग्जीक्यूशन करना और स्पेशली जो करेक्ट बेनिफिशियरी है वहां तक पहुंचाना, है ना। और खास तौर से जो इसमें डिलेज हुआ करते थे उन डिलेज को रोकते हुए दिस इज सिंगल, यानी कि वन स्टॉप आप कह सकते हैं, या सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। सो दैट्स वाई दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट न्यूज। देखिए है क्या कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे प्लान चलाए जा रहे हैं
और इस तरह के जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उन योजनाओं के बारे में क्या है कि आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स में मच मोर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, है ना? समहाउ जहाँ पर चूँकि ऐसे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म स्पेशली एंड दैट टाइप ऑफ प्लेटफ़ॉर्म जिससे हम क्या देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मास जो है उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं ये लोग या उस तक उनकी पहुँच रीच हो पा रही है। सो दैट्स व्हाई दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, इमरजेंस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट्स डिटेक्टेड इन इंडिया। अभी आपने न्यूज़ में आप लगातार सुन रहे हैं कोविड के बारे में कि कोविड जो है दोबारा से कोविड का जो है, अभी इसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि नाउ वेव आ चुका है, लेकिन दोबारा से डिटेक्ट किए गए हैं कोरोना वायरस या कोविड के जो है वेरिएंट्स यहाँ पर मिले हैं। और लगातार न्यूज़ में ये चर्चा में बना हुआ है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई क्या करना है। सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वी हैव टू स्टार्ट, यानी हमें फर्स्ट थिंग जो हमें स्टार्ट करना है दैट टू मेक, है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। इट मीन्स टू वियर अ मास्क, है ना, स्पेशली फोकस ऑन हाइजीन ऑल्सो। तो कोविड के बारे में देखिए, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी जो कंडीशन है ना भारत में, अभी जो कोविड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। सो वन केस ऑफ द न्यूली इमर्जिंग कोविड-19 वेरिएंट, ये आपको ध्यान रखना है NB1.8.1 एंड फॉर इंस्टेंसेस ऑफ द LF7 टाइप okay have been detected in India according to Indian SARS-CoV-2 genomics consortium, ठीक है ना, यानी INSA INSACOG के डेटा के तहत अगर बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी दैट भारत में कोविड के हमें दो तरह के वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों से जो बातें हमें पता चली हैं दैट भारत में कोविड-19 के वेरिएंट NB1.8.1 एंड LF7 का पता चला है, जैसे एशियाई मामलों में वृद्धि हो रही है। मीन्स ये जो वेरिएंट्स हैं, ये वेरिएंट्स आप देख सकते हैं कि दैट टू टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स, दैट इज NB1.8.1 एंड द सेकेंड वन इज LF.7। ये दो वेरिएंट भारत में इसके बारे में पता चला है एंड अलग अलग भारत के खास तौर से अर्बन एरियाज जो है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो है, वहां इसके केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूज में देख भी रहे होंगे, लाइक महाराष्ट्र, लाइक दिल्ली, है ना, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे इस तरह के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट और है यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें। as of May 2025, the World Health Organization classifies L.7 and NB1.8.1 subvariants as variants under the monitoring, not as the variants of concern of variants of interest. But these are the variants that are the reportedly driving the rise in COVID-19 cases in China and parts of Asia. यानी कि मई 2025 तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये LF.7 और NB1.1 जिसके बारे में हमने बात की कि सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में इन्होंने क्लासिफाइड किया है। ये अभी ये नहीं कहा कि ये चिंताजनक वेरिएंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये चाइना और एशिया में जो स्पेशली कोविड के नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक ये इसका क्या है कारण बन रहा है। सो दैट्स वाई, तो ये कह सकते हैं कि एज पर द WHO ये क्या कर रहे हैं, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ही ये क्या करेंगे यहाँ पे। सो NB1.8.1 एंड LF.7 जो इसका जो वृद्धि, यानी मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज में जो हम लोग केसेस देख रहे हैं, तो उसके कारण के संदर्भ में अगर कहा जाए तो यही क्या है, सब वेरिएंट है जिसके कारण कोविड के न्यू केसेस देखने को मिल रहे हैं। According to data from the INSACOG, in the case of NB1.8.1 was identified in April in Tamil Nadu and 4 cases LF.7 were detected in Gujarat in May। यानी जो आप देखेंगे इन INSACOG के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो अप्रैल में तमिलनाडु में NB1.8.1 का एक मामला सामने आया था और मई गुजरात में LF.7 के 4 मामले सामने आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन इंडिया द मोस्ट कॉमन वेरिएंट रिमेन्स दैट इज JN.1 comprising 53% of samples tested, followed by BA2 26% and the Omicron
जो है सब लिनिएजेस। भारत में सबसे आम वेरिएंट जो है JN.1 बना हुआ है, जिसमें परीक्षण किए गए नमूनों के 53% हिस्से शामिल हैं, और इसके बाद BA.2 जो कि 26% और अन्य ओमिक्रॉन सब लाइनेज जो है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस, चूंकि अभी फिर से इसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, खासतौर से मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एंड अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट के थ्रू जारी कर दिया गया है दैट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक NB 1.8.1 LF.7, और उसके साथ साथ जो हम लोग अगर बात करें कि भारत में जो हम लोग वेरिएंट के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोगों को और भी अन्य वेरिएंट्स जो आप देख सकते हैं JN.1 और उसके अलावा BA.2, यानी ये सब के भी केसेस हम लोगों को यहाँ पर। अब जैसा कि बात करें कि WHO इस पे क्या कह रहा है, क्योंकि केसेस सिर्फ भारत ही नहीं, एशियाई देशों में हम क्या देख रहे हैं कि इसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पैनिक होने की अभी लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द कंडीशन इज नॉट लाइक वर्स्ट, अभी वर्स्ट कंडीशन नहीं है, ना बहुत पैनिक वाली कंडीशन ही है। Now the WHO preliminary risk assessment classifies यहाँ पर that NB 1.8.1 as posing a low public health risk globally, यानी कि जो अगर हम लोग WHO के प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो NB 1.8.1 वैश्विक स्तर पर इन्होंने माना है कि ये कम जोखिम वाला, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के रूप में इसको अगर देखा जाए तो ये कम जोखिम वाला है। लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन जो है, इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये अधिक संक्रामकता और प्रतिरक्षा से बचने का सुझाव दे रहे हैं कि भाई वे ये ध्यान रखिएगा। म्यूटेशन आप सबको पता होगा, जब कोविड-19 के टाइम पर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे भी क्या था कि ये दिक्कत ये था यहाँ पर कि इनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम सार्वजनिक स्वास्थ्य और जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन जैसे कि आप देखेंगे A43 है ना, A435S और V445H, T4H, तो ये जो इसके वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक और प्रतिरक्षा से बचने का सुझाव दे रहे हैं। एज ऑफ 19 द कंट्री हैड 257 एक्टिव कोविड-19 केसेस, यानी अभी देखा जाए यहाँ पे कि मई के जो मिड ऑफ मई तक में भारत में कोविड के केसेस क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, अभी इतने केसेस रहे हैं। लेकिन अभी जो अगर सवाल अगर ये कहा जाए तो अभी इस तरीके की स्थिति जो है ये नहीं हुई है कि बहुत पैनिक है। हाँ, प्रिकॉशन लेने की बात जो है वो कही जा रही है कि दैट वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन, खासतौर से जो लोग एयरपोर्ट्स जा रहे हैं, है ना, जिनकी हवाई यात्रा है, विदेश जा रहे हैं, सो दे हैव टू बी मोर जो है कॉशियस अबाउट दैट। A meeting chaired by the Director General of Health Services and attended by the experts from the National Center for Disease Control ICMR and other key health institutions recently reviewed the situation. स्वास्थ्य महानिदेशक, सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई है जिसमें एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ICMR तथा अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और स्थिति की समीक्षा की है कि अभी व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है ना। सबसे देखिए इस कंडीशन में आपको भी याद होगा कि सबसे ज्यादा रोल हो जाता है मेडिकल कंडीशन, है ना, और खासतौर से हॉस्पिटल्स में बेड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसमें भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। हालांकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि दैट कंडीशन इज नॉट अबाउट द पैनिक सिचुएशन नहीं है, बट हाँ क्या है कि वी हैव टू बी मोर कॉशियस, हमें कॉशियस होने की जरूरत है। ओके जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउएवर सेवरल रीजन्स हैव रिपोर्टेड लोकलाइज्ड इंक्रीजेस। दिल्ली रिकॉर्डेड 23 न्यू केसेस, आंध्र प्रदेश रिपोर्टेड जो है यहाँ पर 4 इन द लास्ट 24 केसेस, तेलंगाना एंड 9 मंथ ओल्ड इन बंगलुरु आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बंगलुरु, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि स्पेशली व्हाट वी कैन सी कि जहाँ खास तौर से यात्राएं हो रही हैं, है ना, और खास तौर से जो कि आपको क्या है अर्बन एरियाज जो हम देख सकते हैं, तो इन सब एरियाज में अभी क्या हो रहे हैं कि ये सब केसेस जो हैं इनमें वृद्धि देखी जा सकती है। सो अभी कंडीशन जो है एज पर द जिसको ऑब्जर्वेटरी आप कह सकते हैं, सो और जो एडवाइजरी जारी की गई है दैट वी हैव टू बी मोर, हमें फोकस करना होगा अपने हाइजीन को लेकर के, और जो पहले का जो कंडीशन था दैट की उस पर हमें क्या करना होगा, लाइक सैनिटाइज योर हैंड्स, ओके, वियर अ मास्क, सो दीज आर द एसेंशियल टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम कोविड ऑल्सो। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए ये चर्चा का विषय बना है और यही कारण है कि कोविड जो है वो फिर से क्या हो चुका है, न्यूज में आ गया है।
अब आते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें जानेंगे कि कोविड-19 के बारे में, या कोविड-19 नहीं, कोविड जो है बेसिकली, या इस तरह के जो रोग हैं, है ना? जो इस तरह से जो ये एपिडेमिक और पैंडेमिक के फॉर्म में फैल जाते हैं, तो ये बेसिकली कौन से डिसीज़ेज़ में आते हैं? तो इनको अगर देखा जाए तो ये बेसिकली किस में आते हैं? सो बेसिकली दीज़ आर इन द ज़ू, जिसको हम लोग कहते हैं ज़ूनोटिक डिसीज़। ये ज़ूनोटिक डिसीज़ में क्या होते हैं? क्लासिफाइड होते हैं। और इसके बारे में आप देख सकते हैं, अगर एंटायर वर्ल्ड हम लोग देखा जाए, तो व्हाट वी कैन सी हियर, यू कैन सी ज़ूनोटिक डिसीज आल्सो नोन एज ज़ूनोसिस आर कॉज्ड बाय द जर्म्स दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स। यानी मेनली हम क्या देख रहे हैं कि जो ज़ूनोटिक रोग, जिसको कि हम लोग ज़ूनोसिस भी कहते हैं, ये जानवरों और लोगों के बीच फैलने वाले कीटाणुओं के कारण होता है। ज़ूनोसिस जीवाणु वायरल या परजीवी हो सकते हैं, और इसमें अपरंपरागत एजेंट भी शामिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जैसे कि इसके पहले भी आपने देखा है, जैसे कोविड के बारे में अगर बात किया जाए, देन आप क्या देखेंगे कि निफा वायरस भी एक बार आया। तो इस तरह के जो है, मेनली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो जानवर होते हैं और मानव के बीच में जब संपर्क हुआ है ना, तो ज़ूनोटिक डिजीज आल्सो नोन एज, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, लाइक जैसे आपको चमगादड़ हो गए, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक हैंड्स हो गए यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि यहाँ जो इनके बीच में जो संक्रमण है, यानी कि थ्रू एनिमल टू पीपल, हम देख सकते हैं दैट कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे ट्रांसमिटेड होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा समहाउ, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, विकराल हो जाता है और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आ जाता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू बी प्रोटेक्ट, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। एंड अगेन, अगर कोविड के बारे में, केसेस के बारे में देखा जाए, तो आप देख सकते हैं स्पेशली लाइक केरला, ठीक है ना, और स्पेशली जो कोस्टल रीजन्स हैं, जहाँ से लोग का आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है, वैसे सिटीज़ जहाँ से लोग ज़्यादातर बाहर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं, आपको वहाँ पर इसके केसेस क्या मिलेंगे, ज़्यादा दिखाई देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दैट वी हैव टू बी प्रिवेंट आवरसेल्फ, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना, बचाना है। तो जो कोविड के जो नॉर्म्स थे, वी हैव टू फॉलो दैट। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनबी 1.8.1 और LF.7 जो है, दैट इज द, अभी ये चर्चा का विषय बने हुए हैं, न्यूज का कारण ये रहा है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अलग इस पे, चरक एंड सुश्रुत। अभी हाल ही में जो है चरक और सुश्रुत जो है, ये चर्चा का विषय बने, है ना? अब क्यों चर्चा का विषय बने, व्हाई दे आर इन न्यूज, आइए इनके बारे में देखते हैं हम लोग। यस, व्हाई दे आर इन न्यूज। देखिए, अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द स्टैच्यूज ऑफ चरक एंड सुश्रुत इंस्टॉल एट राजभवन इन गोवा। ये न्यूज में आने के कारण क्यों रहे, उपराष्ट्रपति ने गोवा के राजभवन में स्थापित चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया, ठीक है ना? तो ये देखिए, जब हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंशियंट इंडिया, है ना, हम जब प्राचीन भारत के बारे में बात करें, दैट वी हैव मोर इंटेलेक्चुअल्स, है ना, हमारे पास बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, स्पेशली इन द मेडिकल साइंसेस। देखिए, स्पेशली जब ब्रिटिशर्स आते हैं, नाउ दैट बिकेम द, कि वहां पर से इंग्लिश या एलोपैथी का टाइम पीरियड शुरू होता है। बट बिफोर दैट और अर्लियर, हम लोग क्या देखते हैं कि प्राचीन काल में आयुर्वेदाचार्य से ही क्या थे, जितनी भी तरह की बीमारियां, है ना, वो क्या होते थे, ठीक होते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक चरक, सुश्रुत, उस टाइम के जो है बहुत फेमस क्या रहे हैं, ये लोग आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। तो इनका अपना क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, चरक के बारे में आइए जानते हैं। ये कुषाण साम्राज्य के शाही चिकित्सक थे और उन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। सो बेसिकली ही वाज द रॉयल फिजिशियन ऑफ द कुषाणा एम्पायर एंड इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इसमें आयुर्वेद पर आयोजित एक सम्मेलन की कार्यवाही भी दर्ज है, जो हिमालय की तराई में आयोजित किया गया था। यानी जो चरक संहिता हम लोग देखेंगे, सो बेसिकली ही कंपोज्ड चरक संहिता रिकॉर्ड्स द प्रोसीडिंग्स of the conference on Ayurveda which was held in the foothills of the Himalayas। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वैद्य आत्रेय ने की थी। सो दिस कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वैद्य आत्रेय। तो इसलिए इनका क्या रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि इनको आयुर्वेदाचार्य के, यानी इनको क्या कहा जाता है कि दैट ही इज बेसिकली जो है, वन सेकेंड,
हाँ, यहाँ देखेंगे इसमें आंतरिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह आयुर्वेद में स्वास्थ्य और रोगों के मौलिक सिद्धांतों और प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। इट मीन्स कि इन फोकस ऑन इंटरनल मेडिसिन। अभी भी जब आप जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि डॉक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, इंटरनल मेडिसिन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट इट फोकसेस ऑन इंटरनल मेडिसिन। इट ऑल्सो इलेबरेट्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन आयुर्वेदिक। यानी आयुर्वेदा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन्होंने आयुर्वेद में स्वास्थ्य और रोगों के मौलिक सिद्धांतों के मैनेजमेंट से संबंधित पे भी क्या किया है, यहाँ पर प्रकाश डाला है। और फिर इंपॉर्टेंट बातें जो है इनके द्वारा क्या की गई हैं, फिगर आउट की गई हैं। अब आते हैं आइए सुश्रुत के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द चरक एंड व्हाट अबाउट द सुश्रुत। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का, अब सोचिए नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक सर्जरी। सो इनको ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। ही रोट सुश्रुत संहिता। इसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है। इसमें मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, पुनर्निर्माण सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे आधुनिक विषयों का भी उल्लेख है। सो इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल सब्जेक्ट्स लाइक सर्जरी, एनाटॉमी। इट ऑल्सो मेंशंस मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक कैटरैक्ट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अब आप समझ सकते हैं कि ये उस दौर में शल्य चिकित्सा के क्या थे, विशेषज्ञ थे। और आज हम लोग बात करते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटरैक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कि भाई जो है एनाटॉमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बट उसी समय सुश्रुत जो थे इनके द्वारा इसके बारे में ऑलरेडी क्या किया गया था, डिफाइन किया जा चुका था। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत, सो वी कैन से दैट स्पेशली इन द मेडिकल मतलब मेडिकल फील्ड्स वी कैन से दैट देयर कंट्रीब्यूशन वाज इनक्रेडिबल। ठीक है ना, वो काफी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका योगदान। विशेषकर आयुर्वेदा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन्होंने क्या किया है, उस दौर में ही इन्होंने बहुत सारे जो जैसे सर्जरी पे बात की, एनाटॉमी पे बात की, कैटरैक्ट पे बात की, और उसके अलावा जैसे लाइक ह्यूमन बॉडी में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसके बारे में इन्होंने बात की। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन इन द मेडिकल फील्ड ऑल्सो। और इनका जो रोल है वो हम लोग कभी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली मानव यानी ह्यूमन हेल्थ को लेकर के इन्होंने क्या किया है, उसी दौर में बहुत सारी चीजें इनके द्वारा लिखी गई हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट द चरक एंड सुश्रुत। और ये चर्चा में क्यों आए हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना है, जान लेना होगा। सो डियर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप सबने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देवघर आईएएस एकेडमी को, सो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए, बने रहिए दी आईएएस के साथ। So thank you so much to all of you.